हेलो एंड वेलकम टू रीड एजुकेशन। माय नेम इज प्रीति और आज की इस वीडियो में हम वायरस की दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। हम समझेंगे कि वायरस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और इनका स्टडी क्यों जरूरी है। तो आप चाहे बायोलॉजी के शौकीन हो या बस वायरस के बारे में जानना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वायरस क्या होते हैं। वायरस माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट हैं जो अपने आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते। वो सिर्फ लिविंग सेल के अंदर ही अपना रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। लिविंग सेल के बाहर ये नॉन लिविंग कंसिडर किए जाते हैं। वायरस का साइज बहुत छोटा होता है, ये नियरली 20 to 400 नैनोमीटर होते हैं और इनका साइज बैक्टीरिया या एनिमल सेल या प्लांट सेल से भी छोटा होता है। वायरस जो है वो हर तरह की लाइफ फॉर्म को इन्फेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, फंगी हो या फिर बैक्टीरिया। तो आप समझ सकते हैं कि वायरस का स्टडी करना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि वायरस की डिस्कवरी कैसे हुई थी। तो वायरस की डिस्कवरी 1892 में रशियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट जिनका नाम था दिमित्री इवानोव्स्की, इन्होंने की थी। कैसे की थी? तो दिमित्री इवानोव्स्की और उनकी टीम जो थी वो टबैको मोज़ेक डिजीज के केस पर स्टडी कर रही थी। तो ये जो टबैको मोज़ेक डिजीज थी उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इसकी वजह क्या है, एजेंट कौन है इस डिजीज का। उन्होंने इंसेक्ट कंट्रोल भी यूज किया, स्टिल प्लांट में ये जो डिजीज थी ये थी, ये नहीं जा रही थी। तब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो टबैको मोज़ेक प्लांट था, डिजीज टबैको मोज़ेक प्लांट, उसकी लीफ को कलेक्ट किया, उनको ग्राइंड किया और बैक्टीरियल फिल्ट्रेट से फिल्टर किया। फिर फिल्टर करने के बाद उन्हें जो फिल्ट्रेट मिला उसे उन्होंने हेल्दी टोबैको प्लांट पर स्प्रे किया और उन्होंने देखा कि कुछ टाइम के बाद ये जो हेल्दी टोबैको प्लांट था ये भी डिजीज हो गया। तो उन्होंने कंसीडर किया और बताया कि ये जो टोबैको मोज़ेक डिजीज है ये किसी इंसेक्ट या बैक्टीरिया से नहीं होती है, ये किसी एक ऐसे ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है जो कि बैक्टीरिया से भी छोटा है। बाद में उस ऑर्गेनिज्म की स्टडी हुई और पता चला कि वो एक वायरस है जिसको नाम दिया गया टोबैको मोज़ेक वायरस। नेक्स्ट हम पता करते हैं कि भाई वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है उसके तीन मेन कंपोनेंट होते हैं। द फर्स्ट वन इज कैप्सिड, देन जेनेटिक मटेरियल एंड थर्ड वन इज एनवेलप। कैप्सिड क्या होता है? कैप्सिड प्रोटीन का एक पोर्ट है जो वायरस के जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है। सेकेंड इज जेनेटिक मटेरियल। तो वायरस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, और ये जेनेटिक मटेरियल जो है इसमें वो इंफॉर्मेशन होती है जो वायरस को अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए चाहिए होती है। थर्ड क्या होता है? थर्ड है एनवेलप। तो कुछ वायरस के पास एक एक्स्ट्रा लिपिड लेयर होती है जिसको हम एनवेलप कहते हैं। एनवेलप का काम क्या है? जो वायरस का एनवेलप है वो वायरस को होस्ट सेल से अटैच करने में हेल्प करता है। लेकिन कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जिनके पास एनवेलप नहीं होता है और उन वायरस को हम नॉन एनवेलप्ड वायरस कहते हैं। तो एनवेलप के बेसिस पर वायरस टू टाइप के हो गए, एनवेलप्ड वायरस एंड नॉन एनवेलप्ड वायरस। एग्जाम्पल एनवेलप वायरस जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस, कोरोना वायरस। जबकि नॉन एनवेलप वायरस कौन है? जैसे एडिनो वायरस, रोटा वायरस। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वायरस सेल्स को इन्फेक्ट कैसे करते हैं। तो वायरस जो है इन्फेक्शन करने के लिए सबसे पहले वायरस होस्ट सेल के रिसेप्टर से जाकर बाइंड करता है। रिसेप्टर क्या होते हैं? होस्ट सेल के ऊपर सेल के सरफेस पर कुछ रिसेप्टर होते हैं, डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, मैनोस रिसेप्टर, ओके, लाइक दैट। तो सबसे पहले वायरस होस्ट सेल के रिसेप्टर से जाकर बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद ये सेल के अंदर जाता है और अपने जेनेटिक मटेरियल को होस्ट सेल में रिलीज कर देता है। उसके बाद क्या होता है? ये जो जेनेटिक मटेरियल है जो कि डीएनए या आरएनए कुछ भी हो सकता है, तो जब ये सेल के अंदर जाता है तो ये होस्ट सेल की मशीनरी को यूज करता है और अपने जैसी बहुत सारी कॉपी बना लेता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? जब वायरल आरएनए की बहुत सारी कॉपीज बन जाती हैं और वायरल प्रोटीन भी ट्रांसलेट हो जाती हैं, तो वायरल आरएनए और वायरल प्रोटीन आकर आपस में असेंबल होती हैं, एक नया वायरल पार्टिकल बना देती है और ये नया वायरल पार्टिकल जो है सेल से बाहर रिलीज होते हैं और नियर बाय सेल को जाकर इन्फेक्ट कर देते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि वायरस की स्टडी क्यों जरूरी है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के रिसर्चर ने
रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में 19 डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ रिडोंडो वायरस को डिस्कवर किया और उन्होंने बताया कि उनमें से काफी वायरस है ना जो वो लंग डिजीज से एसोसिएटेड थे, जबकि कुछ वायरस रेस्पिरेटरी इलनेस से फाइट करने में हेल्प कर रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वायरस जो है वो सीरियस डिजीज भी कर सकते हैं और डिजीज को ट्रीट करने में हमारी हेल्प भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि HIV, डेंगू, कोरोना, ये सभी डिजीज कॉजिंग वायरस है। जबकि बैक्टीरियोफाज जो है ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया से जो इन्फेक्टेड सेल्स होती है ना उनमें जाकर उन बैक्टीरिया को किल कर सकता है। बैक्टीरियोफाज होता क्या है, इसके लिए एक बड़ी ही फैसिनेटिंग स्टोरी है। क्या था, 1917 के आसपास एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था फेलिक्स डी हैरेल। इन्होंने एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन किया। क्या किया, जब WW1 हो रहा था उस टाइम पे बहुत से सैनिक जो थे वो डिजेंट्री से बीमार हो रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, जो डिजेंट्री से बीमार थे लोग उनके सैंपल को कलेक्ट किया। ठीक है, कुछ लोग तो डिजेंट्री से मर रहे थे जबकि कुछ रिकवर हो जा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, दोनों के सैंपल को कलेक्ट किया और उन्होंने देखा कि जो पेशेंट रिकवर हो रहे थे उनके सैंपल में कुछ ऐसा था जो बैक्टीरिया को मार रहा था, पर उस टाइम पर वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोपी से नहीं देख पा रहे थे और उन्होंने उस टाइम पे उस वायरस को नाम दिया बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज यानी बैक्टीरिया ईटर। ये ऐसे वायरस थे जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करके उनको किल कर सकते हैं। तो डॉक्टर डी हैरेल ने सोचा कि अगर बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया को मार सकता है तो इनका यूज बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में कर सकते हैं। तो 1919 में उन्होंने साल्मोनेला बैक्टीरिया से इन बैक्टीरियोफाज को आइसोलेट किया और उन्होंने क्या किया कि उस टाइम पे चिकन्स में टाइफॉइड आउटब्रेक हुआ। तो उन्होंने क्या किया, उन बर्ड्स को इन फाजिस को दिया और देखा कि वो बर्ड्स जो थी वो क्योर हो गई। उसके कुछ मंथ के बाद उन्होंने एक डिजेंट्री के सीवियर केस वाले लड़के पर अपना ट्रीटमेंट करने का सोचा, लेकिन पहले उन्होंने और उनकी टीम ने अपने आइसोलेट किए हुए बैक्टीरियोफाज के सॉल्यूशन को खुद पे टेस्ट किया और जब उन्हें लगा कि इस सॉल्यूशन का, इस बैक्टीरियोफाज के सॉल्यूशन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तब उन्होंने उस सॉल्यूशन को उस लड़के को दिया और गैस करो क्या हुआ, वो लड़का रिकवर हो गया। बाद में माइक्रोस्कोपी से ये रिवील हुआ कि बैक्टीरियोफाज असल में एक वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, लेकिन ये एनिमल और प्लांट को इन्फेक्ट नहीं करता। डॉक्टर डी हैरेल ने ह्यूमैनिटी को ये दिखाया कि वायरस सिर्फ हार्मफुल नहीं होते बल्कि मेडिकल और रिसर्च बेनिफिट भी प्रोवाइड करते हैं। आज बैक्टीरियोफाज का यूज बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए एक अल्टरनेटिव थेरेपी के रूप में यूज किया जाता है। ओके, सो थैंक यू। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं कि वायरस बहुत सिंपल होते हैं लेकिन बहुत पावरफुल होते हैं। ये दुनिया की बहुत डेंजरस डिजीज भी करते हैं लेकिन बायोटेक्नोलॉजी में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।